कि इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए थे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, है ना। 1789 की क्या पढ़ाए थे? फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाए थे। और आज जो है बच्चा सब हम लोग जो है जानेंगे 1830 की क्रांति, है ना, जुलाई 1830 की क्रांति। ध्यान दीजिए सभी लोग, जुलाई 1830 की क्रांति के विषय में जान रहे हैं। तो जुलाई 1830 की जो क्रांति है वो कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। हम लोग को क्लास 10th में क्लास 10th में लेसन 1 इतिहास में फ्रांस की 3 क्रांतियों के विषय में पढ़ना है ना। तो एक हो गया 1830 की फ्रांसीसी क्रांति पढ़े, है ना, पढ़ेंगे। और एक तो पढ़ना है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद जो है सबसे पहले हम लोग ये पढ़े कि 1789 की फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस, ये 1789 की फ्रांस की क्रांति पढ़े, जुलाई 1830 की फ्रांसीसी की क्रांति पढ़े और 1848 की फ्रांस की क्रांति पढ़े। बच्चा सब इसमें कॉमन ये है कि ये तीनों जो क्रांति है वो कहाँ हुई है? फ्रांस में ही हुई है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात ये हुई कि ये तीनों क्रांति के समय या तीनों क्रांति के बीच कुछ समय रहा, है ना। जैसे 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक कौन था? लुई 16। कौन था? लुई 16, है ना। लुई 16 क्या कहता था? क्या कहता था? मेरे शब्द कानून है। लिख दे इसको। मेरे शब्द कानून है ना। अब तुम लोग ही बताओ बच्चा सब, कोई भी शासक अपने मुंह से अगर ये कह दे कि मेरे शब्द कानून है, तो उस शासक के विषय में तो ये पता चल गया कि हो ना हो ये शासक ऐसा शासक होगा जो अपने आप से मतलब रखता होगा, जनता से इसको कोई मतलब नहीं है। तो फ्रांस की जनता कब तक झेलती लुई 16 को? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 साल, 4 साल बर्दाश्त से बाहर हो गया फ्रांस के लोगों को। और एक समय ऐसा आया कि पूरे देश में लुई 16 के खिलाफ आंदोलन होने लगा। और इसका आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि लुई 16 को उसी देश में, जिस देश का वो शासक था, उसी देश में उसको फांसी दे दी गई। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति हुई। उसके बाद जुलाई 1830 की क्रांति हुई। तो जुलाई 1830 की क्रांति के समय जो शासक था उसका नाम क्या था? चार्ल्स टेन। क्या नाम था? चार्ल्स टेन। चार्ल्स टेन को बच्चा सब रोमन में लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये चार्ल्स टेन और लुई 16 ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे का था, दोनों एक के तराजू पर तला हुआ था। ये भी निरंकुश शासक था, ये भी अपने आप में रहता था, और चार्ल्स टेन भी क्या करता था? अपने आप में रहता था। चार्ल्स टेन ऐसा था कि अपनी जनता से छुटकारा पाने के लिए अपना एक प्रधानमंत्री चुना। प्रधानमंत्री का मतलब क्या होगा बच्चा सब? चांसलर। इसको क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। अपना एक प्रधानमंत्री चुना जिसका नाम क्या था? पगली। जिसका नाम क्या था? पॉलीग्नेक। क्या नाम था? पॉलीग्नेक, है ना। क्या नाम था? पॉलीग्नेक था। तो चार्ल्स टेन जनता से छुटकारा पाने के लिए अपना एक प्रधानमंत्री चुना जिसका नाम क्या था?
ये चार्ल्स टेन जो है ना कभी कभी सोचता था कि हम अपने देश के लोगों के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन ये जो चांसलर था ना पॉलीग्नेक, वो कहता था भाई जितना अच्छा काम हो रहा है सबको बंद कर दो, सबको बंद कर दो। तो बच्चा सब विरोध होने लगा फ्रांस में, किसका? पॉलीग्नेक का, चार्ल्स टेन का। जब विरोध होने लगा तो दोनों गोटा भाग करके कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया। कहां चला गया? इंग्लैंड। अब जैसे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति हो गई, उसके बाद फिर कौन सा क्रांति हुआ? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक जान लेते हैं, है ना? इसके समय शासक कौन था? लुई फिलिप। कौन था? इहो अपना एक क्या चुना बच्चा सब? अपना एक चांसलर चुना। क्या चुना? चांसलर माने की प्रधानमंत्री। इसको अपना प्रधानमंत्री कौन चुना? गीजो चुना। किसको? गीजो को अपना प्रधानमंत्री किसने चुना? लुई फिलिप ने चुना। तो बच्चा सब बहुत हद तक 1830 की फ्रांसीसी क्रांति और बहुत हद तक जो है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति जो है बच्चा सब मिलता जुलता है। आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं कि अभी इसका सिर्फ हम परिचय दे दिए, लेकिन इसका विस्तार से हम लोग जानेंगे। जब क्वेश्चन आंसर जब लिखाएंगे तो उसको विस्तार से आपको इसके विषय में हम बताएंगे, ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको कि फ्रांस में कितने तरह की क्रांतियां हुई। सबसे पहला क्रांति कौन सा? 1789 के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16। क्या कहता था? क्लियर है? फिर जुलाई 1830 की क्रांति के समय शासक कौन? चार्ल्स टेन। कौन? इसने अपना चांसलर किसको चुना? फिर 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक कौन? अपना चांसलर किसको चुना? क्लियर है? पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। देखो, उदारवादी शासक था लेकिन भूल जाता था बाद में करना है। अब देखो, मन में मान लो कि हम रखे हैं, मान लो मन में रखा है कि हम किसी के लिए अच्छा करेंगे, बस मने में रह गया। घरे गए तो भूल गए, अच्छाई भी करना है, बस भूल गए तो नहीं हो पाया, तो मिटा दे इसको। चलो, बच्चा सब जरा ध्यान दीजिएगा एक चीज आप लोग कि इस लेसन में दो देश थे, दो प्रमुख देश हैं जिनका नाम है इटली और एक का नाम है जर्मनी, है ना? इटली और एक का नाम क्या है बच्चा सब? जर्मनी। तो थोड़ा सा बात को आप लोग को ध्यान दीजिएगा कि इटली का एकीकरण, है ना? इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, ये क्लास 10th के इतिहास विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक है। इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण यानी कि सबसे पहले एकीकरण का मतलब जानिए। एकीकरण का मतलब होता है बच्चा सब दो छोटे छोटे क्षेत्रों को या फिर बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों को एक साथ मिला करके एक करना क्या कहलाएगा बच्चा सब? एकीकरण कहलाएगा। यानी कि क्या कहेंगे? एकीकरण का मतलब क्या होगा? एकीकरण, है ना? तो एकीकरण का मतलब होगा दो या दो से अधिक क्षेत्रों को, दो या दो से अधिक क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर एक करना, दो या दो से अधिक क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर एक करना एकीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चा सब। अब देखो, तो इस लेसन में हम लोगों को दो देशों के एकीकरण के विषय में पढ़ना है। कितने देश के एकीकरण के विषय में पढ़ना है? दो देश के एकीकरण के विषय में पढ़ना है। एक इटली का एकीकरण पढ़ना है और दूसरा किसके विषय में पढ़ना है? जर्मनी का एकीकरण का पढ़ना है ना? तो बच्चा सब इटली लिखते हैं, अभी आप लोग मत लिखिएगा कुछ भी। इटली का एकीकरण लिखे ना, इटली का एकीकरण। अब इटली का एकीकरण लिखे बच्चा सब, तो इटली का एकीकरण मतलब इटली छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा था।
छोटा छोटा क्षेत्र में बटा था, इसको एक साथ मिलाकर के शासन करने की स्थिति क्या कहलाएगा बच्चा सब? एकीकरण कहलाएगा। तो हम लोग किसका एकीकरण पढ़ रहे हैं अभी? इटली का एकीकरण। अब बच्चा सब एक इधर लिख दिए इटली का एकीकरण, है ना। इधर लिखते हैं बच्चा सब किसका एकीकरण? जर्मनी का एकीकरण। अब इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण नहीं। अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि इटली का एकीकरण यानी कि ये भी छोटा छोटा क्षेत्रों में बटा होगा, जर्मनी का एकीकरण यानी कि जर्मनी भी छोटा छोटा क्षेत्रों में बटा होगा। और सबसे बड़ी बात ये रहा बच्चा सब कि इन दोनों देश का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, इसके पीछे एक के गो गुंडा था, इसके पीछे बच्चा सब एक के गो बाधक देश था, उसका नाम था बच्चा सब ऑस्ट्रिया। क्या नाम था? ऑस्ट्रिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया नहीं, इसका नाम क्या था? ऑस्ट्रिया। एक ही देश था जो इटली के एकीकरण में भी बाधक था, ऑस्ट्रिया, और जर्मनी के एकीकरण में भी बाधक था, ऑस्ट्रिया। अब यहाँ थोड़ा सा देखो बच्चा साहब, इसको, हाँ, इसको ऐसे गोलियां दिए, इसको ऐसे गोलियां दिए, तीर से बच्चा साहब इसको ऐसे कर दिए, इसको भी ऐसे कर दिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इटली के एकीकरण में बाधक कौन? जर्मनी का एकीकरण में बाधक कौन? कोई दिक्कत? यहाँ लिख देते हैं बच्चा सब बाधक। क्या लिख देंगे? यहाँ क्या लिख देंगे? बाधक। क्लियर? कोनो दिक्कत? अब बच्चा सब बाधक, कोई देश तो बाधक नहीं बन सकता है। अब इसका सोचो बच्चा सब, कोई बहुत कलाकार व्यक्ति होगा, ऑस्ट्रिया का कोई तो बहुत बड़ा कलाकार व्यक्ति होगा, जिसके कारण इसने जर्मनी को भी पानी पिला करके रखा था। और किसको पानी पिला करके रखा था? इटली को भी पानी पिला के रखा था। तो सबसे बड़ा कलाकार कौन? ऑस्ट्रिया। लेकिन ऑस्ट्रिया का कमान पूरे हाथ में किसके हाथ में था? एक व्यक्ति था बच्चा साहब जिसका नाम था मेटरनिक। किसका नाम था? मेटरनिक। यानी कि ये व्यक्ति कौन था? कौन था? ये बच्चा सब क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रिया का चांसलर। यानी कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक। अब कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया का पूरा कमांड किसके हाथ में था? मेटरनिक, है ना। ये मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो बच्चा सब इसका इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो उस स्थिति में यहां पर तो निश्चित है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों का जन्म होगा जिसने ऑस्ट्रिया से अर्थात मेटरनिक से अपने देश को आजाद करने के लिए बहुत प्रयास किया होगा। तो 3 गो कलाकार था। किसमें? इटली का एकीकरण करने में कै गो कलाकार था? 3 गो कलाकार था। यही 3 गो कलाकार जो है इटली का एकीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो तीनों का नाम क्या था? लिखेंगे बच्चा सब सूत्रधार। नहीं, लिखना नहीं है अभी। इटली के एकीकरण, मेजनी, काउंट, काबूर और गैरी, है ना बच्चा सब। यानी कि इटली के एकीकरण के कितने सूत्रधार थे? 3 सूत्रधार थे। कौन कौन? गैरीबाल्डी। बहुत अच्छा। अब बच्चा सब इसका एकीकरण जो हुआ बच्चा सब, ये एकीकरण हुआ 1871 में। कब हुआ? 1871 में किसका एकीकरण हुआ? इटली का। अब आते हैं जर्मनी को। तो बच्चा सब जर्मनी को भी ऑस्ट्रिया से मुक्ति दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्ति का जन्म हुआ बच्चा सब, जिसका विश्व इतिहास में जो है बहुत नाम है। उस व्यक्ति का नाम है बच्चा सब बिस्मार्क। क्या नाम है ना। यही वो व्यक्ति था जिसने एकीकरण करने के लिए, जर्मनी का एकीकरण के लिए अपने देश में रक्त और लौह की नीति अपनाया था। कि कौन सी नीति अपनाया था? रक्त और लौह की नीति अपनाया था, है ना। तो इसका जो एकीकरण हुआ बच्चा साहब वो कब हुआ?
1870 से 71 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, है ना। चलो इसको इसी तरह से उतारिए। हाँ, लिखा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना क्या लिख दे, हारे भाकुआ सब बैला बूदी, वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, प्रश्नवाचक चिन्ह। हैंडराइटिंग बैठा के लिखोगी तो यही होगा। अभी देखो ना कितना गलती कराते हैं। वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। आंसर लिखो बुर्बो वंश। आंसर लिखिए बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मेजनी का संबंध उधर लिखे हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आंसर लिखिए कार्बोनरी। आंसर लिखिए कार्बोनरी। आंसर लिखिए कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? आंसर लिखो ऑस्ट्रिया। आंसर लिखो ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, काउंट काबूर को, वहां लिखे हैं काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आंसर लिखो प्रधानमंत्री। किस पद पर नियुक्त किया? आंसर लिखिए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? हाँ, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? आंसर लिखिए नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का, लिखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? आंसर लिखिए
नेपोलियन बोनापार्ट। अब आपका नाम कार्लो बोनापार्ट, ऐसा लिखिए नेपोलियन बोनापार्ट, ऐसे नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालवेरिन। बोल रहा है कौन? जालवेरिन, जालवेरिन किसकी संस्था थी? जालवेरिन किसकी संस्था थी? आंसर लिखो, किसके? आंसर लिखिए व्यापारियों की, आंसर लिखिए व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और लोह, रक्त और लोह की नीति का रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लोह की नीति का अवलंबन, बोर्ड पर लिखे हैं, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? आंसर लिखो बिस्मार्क, आंसर लिखो बिस्मार्क। बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871, 1871। बस आज के लिए यहीं।